अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बापर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट और फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की मदद से एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। CRUD एप्लीकेशन में क्या होता है, हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, हम डाटा को रीड कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। और कोई भी आप अगर वेबसाइट देखती हो तो मेन उसमें ये 4 मेथड ही होते हैं। अगर आपको ये 4 मेथड आ जाते हैं, आप एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट का 60 to 70% सीख जाती हो। क्योंकि आप वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करते हो, उसमें कहीं ना कहीं CRUD एप्लीकेशन का रोल होता है। हम डाटा को या तो क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम डाटा को रीड कर रहे होते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं, या डिलीट करवा रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट और रियल टाइम फायरबेस की जो प्रोडक्ट है, रियल टाइम डाटाबेस, उसकी मदद से हम एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे नेम इसको दूंगा बाबर, और यहाँ पे ईमेल उसको हम कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको दूंगा babar@gmail.com, और साथ में इसका रोल नंबर यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको एज अ स्टूडेंट रोल बनाया कि जिस तरह से हम किसी कॉलेज में जाते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन लिखवाते हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, नेम, ईमेल और रोल नंबर, और इसके बाद इसका रोल नंबर दूंगा और फिर करूँगा इंटर नहीं करना, हमने करना ऐड डाटा के ऊपर क्लिक। ऐड डाटा के ऊपर क्लिक किया, ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, डाटा एडेड सक्सेसफुली, और वो वाला डाटा हमारे पास नीचे भी आ गया। ये देखिए आप, हमारे पास डाटा नीचे भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया उसका, और साथ में नेम भी, ईमेल भी। और यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए जैसे हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा ये वाला डाटा इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये देखिए फॉर्म के अंदर आ गया, और साथ में हमारे पास नीचे अपडेट वाला बटन भी आ जाएगा। पहले हमारे पास अपडेट वाला बटन नहीं शो हो रहा था, लेकिन जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारे पास अपडेट वाला बटन भी आएगा। अब यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाबर अली, और ईमेल में भी कर देता हूँ बाबर अली, और यहाँ पे करता हूँ अपडेट डाटा के ऊपर क्लिक। जैसे अपडेट डाटा के ऊपर क्लिक किया तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, अपडेटेड डाटा, और नीचे हमारे पास जहाँ पे बाबर लिखा था वहाँ पे बाबर अली आ गया। अब इनमें से मैंने किसी भी डाटा को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली हमने डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और वो वाला डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ भी रहा है कि डिलीटेड डाटा, और डाटा रियल टाइम में डिलीट हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता, उसी वक्त डाटा हमारे पास डिलीट हो रहा है। तो ये पावर है फायरबेस की कि इसके लिए हमें कोई भी रीलोड वाला फंक्शन इसके अंदर अप्लाई नहीं करवाना पड़ता। रियल टाइम डाटाबेस है, जैसे डाटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग आती है उसी वक्त हमारे पास ये अपडेट हो जाता है। तो इससे हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट और रियल टाइम डाटाबेस जो प्रोडक्ट है फायरबेस की, उसकी मदद से। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अगर आप वो देख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं, फंडामेंटल बताए हैं, उसमें मैंने ऑथेंटिकेशंस बताया है, और साथ में मैंने बताया है कि किस तरह से आप रियल टाइम डाटाबेस और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट करते हो। और उसमें भी मैंने आपको डाटा को क्रिएट करना और उसके बाद उसको रिट्रीव करना, मतलब उसको व्यू करना, मैंने आपको सिखाया है, रीड करना। तो इसमें हम कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन को देखेंगे। उसके लिए मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने खाली फोल्डर लिया हुआ है। ये मेरे पास एक अलग से टैब है, और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट समझाना है उसके लिए मैंने एक अलग से टैब ओपन किया हुआ है, ये वाला। अब इसके अंदर मैंने एक खाली फोल्डर लिया है जिसके अंदर हम एक फाइल लेंगे, index.html। आपने कोई भी खाली फोल्डर बना के उसको ड्रैग करके VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आप पहली फाइल लेंगे index.html, उसके अंदर आप सिंपली HTML का कोड लिखा, और इसके आप टाइटल में दे दो CRUD ऐप, और इसके जहाँ पे बॉडी टैग आपका एंड हो रहा है ना, इसके ऊपर आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगाओ, और साथ में मॉड्यूल, और एक आप फाइल यहाँ पे लिंक कर दो script.js, और इस script.js को आप इसके अंदर क्रिएट कर दो, script.js। ये हमारे पास फाइल भी क्रिएट होगी, हमारे पास index.html के साथ लिंक भी होगी। अब इसके साथ हमें एक style.css की फाइल भी चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसिक CSS लिखनी है। कोई हमने ज़्यादा इसमें CSS नहीं डालनी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है फायरबेस और जावास्क्रिप्ट को समझना। तो जब आपने इतना बना लिया, फिर आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर firebase.google.com, और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना, गो टू कंसोल। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन मैं इसको अगेन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उन्हें भी कंप्लीट समझ जाए। तो हम यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको उस प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है,
तो मैं इसको कर देता हूँ CRUD ऐप, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे कंटिन्यू किया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। गूगल एनालिटिक्स हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिसेबल किया, और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ी सी देर लेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद हमारे पास बटन आ गया कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है CRUD ऐप को आपने ऐप वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना है, या आपने एंड्रॉयड ऐप के लिए कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, या आपने iOS के लिए करना है, यूनिटी 3D के लिए। अगर आप कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप वो भी फायरबेस के अंदर इंक्लूड करवा सकते हो। और साथ में आपके पास फ्लूटर ऐप है, तो हम कर रहे हैं चूँकि जावास्क्रिप्ट के साथ, तो जावास्क्रिप्ट आता है आपका वेब के अंदर, तो आपने इस वेब के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होगे तब भी आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे होगे तब भी आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेब में आती हैं, हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हमारे पास न्यू विंडो आ गई। अब इसके अंदर आपने अपनी ऐप का नाम देना है कि किस नेम के साथ अपनी ऐप को रखना चाहते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ CRUD, और CRUD ऐप कर देते हैं, CRUD ऐप, बस इतना कर देते हैं, ज़्यादा कोई लंबा लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास बटन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग। जब आपके पास होस्टिंग नहीं होगी और आपको होस्टिंग भी चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इनकी होस्टिंग भी अवेल कर सकते हो, लेकिन अभी हमें होस्टिंग नहीं चाहिए, तो आपने इसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऐप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऐड SDK। अब ये हमारे पास पहला मेथड आ रहा है यूज़ NPM के साथ मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने यूज़ स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यूज़ स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपका जैसे ये कोड लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ आपने इसको यहाँ से कॉपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये कोड कॉपी हो जाएगा। और जो फाइल है script.js उसके अंदर आप इसको लगा देना है। इसके अंदर लगा दिया, और इसके एंड पे ये स्क्रिप्ट का टैग इसको भी डिलीट कर देना है, और ये ऊपर वाले को भी आपने डिलीट कर देना है। दैट्स इट। आपकी जो script.js है ना, इसके अंदर फायरबेस की ऐप इनिशियलाइज होगी। अब इसको चेक करने के लिए सिंपली आपने इसके लास्ट पे जाना है, और आपने यहाँ पे लिखना है कंसोल, और कंसोल के अंदर आप कोड को प्रिंट करवा दो। फिर उसके बाद index.html को आप ओपन विद लाइव सर्वर को, अगर आप ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तभी आपका फायरबेस प्रोजेक्ट वर्क करेगा। जिस तरह से आप नॉर्मल HTML फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हो ना, उस तरह से इसने वर्क नहीं करना। आपने इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आपके पास एक प्लगइन होता है, वो आपने इंस्टॉल कर देना है। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमारे पास ये मैसेज आ गया गुड। जब आपके पास गुड मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आपकी ऐप जो वो लिंक होगी। अब ये जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया ना लाइव सर्वर, ये हमारे पास है एक एक्सटेंशन VS कोड के अंदर। आपने ये एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लिख दोगे लाइव सर्वर, तो आपके पास एक लाइव सर्वर ऐप आ जाएगी। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना, फर्स्ट पे आ जाएगी ये फर्स्ट वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप किसी भी index.html के अंदर, home.html के अंदर कोई भी आपकी HTML की फाइल होगी ना, उसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आपने जावास्क्रिप्ट और फायरबेस के साथ काम करना है, आपने ओपन विद लाइव सर्वर करना है, तभी आपकी ऐप वर्क करेगी। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना अपने कोड के अंदर, यहाँ पे अपने जो फायरबेस प्रोजेक्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है कंटिन्यू टू कंसोल, तो आपने कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमारे पास आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ऐप्स। इसके अंदर आपने कौन कौन सी ऐड करनी है, ऑथेंटिकेशन, ऐप चेक, फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, एक्सटेंशन, स्टोरेज। ये आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकती हो फायरबेस की तरफ से। तो हमने चूंकि इसके अंदर लगाना है रियल टाइम डेटाबेस, तो मैं रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपके पास न्यू विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे आपके पास बटन है क्रिएट डेटाबेस, तो आपने क्रिएट डेटाबेस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेटाबेस ऑप्शन, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद स्टार्ट इन लॉक मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक कर दो या स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर क्लिक कर दो, कोई मसला नहीं। अगर आप स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे चल के आपने इसको ट्रू कर देना है। अगर आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करोगे
तब आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है, तब इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट लॉक मोड के ऊपर क्लिक करूँगा, आगे चल के इसको मैं चेंज कर दूँगा। अगर आप टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सम टाइम हम लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारे पास एरर आ जाता है, जो कि मेरे पास एरर ये 2 दिन रहा था और मुझे पता नहीं चला था कि ये मैंने कहाँ पे मेरा इशू आ रहा है, क्योंकि इतने एक्सप्लेन करके कोई ट्यूटोरियल में मुझे नहीं मिल रहे थे जिसके अंदर फायरबेस और रियल टाइम जावास्क्रिप्ट को समझाया जा रहा हो। तो इसलिए फिर मैंने खुद सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो वीडियोस बनाऊं। अच्छा, इसके अंदर ये रूल्स आ रहे हैं, रूल्स के ऊपर आपने आना। अगर आपके रूल्स होंगे ना यहाँ पे ट्रू और ट्रू, अब आपको सारा रीड डाटा रीड फॉल्स आपने किया हो, इसको ट्रू करेंगे और ये नीचे वालों को हम ट्रू करेंगे ना, तब आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डाटा को लोकल वेबसाइट से आप इसके अंदर डाटा को ऐड कर सकते हो या डाटा को रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप फॉल्स कर दोगे, आप अपने डाटा को रीड नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तब आपने इसको ट्रू और ट्रू कर देना है, लेकिन जब आपने इसको ऑनलाइन होस्ट करना है तब उसके लिए और मेथड होते हैं। वो जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऐप को सिक्योर करना होता है। ठीक हो गया, उसके बाद उसको डिसमिस कर दें, कोई एरर नहीं आ रहा। आप डाटा के ऊपर क्लिक किया, अब हमारी जो रियल टाइम डाटा बेस है वो सेट होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने आ जाना अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी लगी हो script.js, इसके अंदर आप इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपके पास लिखा हो ना ऐप, यहाँ पे आप कर दो डाटाबेस। अब डाटाबेस यहाँ पे आपने क्यों करना है, गूगल की जो फायरबेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सारे के लास्ट पे हमारे पास अगर अथेंटिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे auth.js। अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं ऐप को तो हम यहाँ पे करेंगे app.js। अगर हम फायर स्टोर को गेट कर रहे हैं, अगर हम फायर स्टोर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे करना है firestore.js। बाकी आपका URL सेम ही रहेगा, यहाँ पे हमने करना है firestore.js। और यहाँ पे जब हमने डाटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चूँकि अभी रियल टाइम डाटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे database.js और इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो आपने यहाँ से गेट करने हैं। अब चूँकि हमने डाटाबेस को गेट करना तो हम यहाँ पे एक फंक्शन इसका गेट डाटाबेस, उसको यहाँ पे लिखेंगे गेट डाटाबेस। अब ये फंक्शन कहाँ पे है, ये सारे फंक्शन इनकी जो फाइल है ना, मतलब इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके अंदर मौजूद है। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन विजिट करोगे, जो कि मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में फंडामेंटल ऑफ फायरबेस के अंदर सारा आपको एक्सप्लेन किया, उसको आप एक दफ़ा चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने डाटाबेस को गेट कर लिया। अब उससे पहले ना हम एक फॉर्म बना लेते हैं index.html के अंदर। इस फॉर्म के थ्रू हमने डाटा को गेट करना, तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, इसको क्लास लगा देंगे फॉर्म के अंदर हम लेंगे एक स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमने नोटिफिकेशन ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं आईडी दूंगा नोटिफिकेशन। ये हमारे पास एक स्पैन का टैग लग गया। अब इसके नीचे मुझे एक h1 का टैग चाहिए, इसके अंदर मैं कर दूंगा इंटर स्टूडेंट्स और इसके भी नीचे मुझे एक इनपुट का टैग चाहिए। अब इसके अंदर ना जब आप फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो तब आपको फॉर्म का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये PHP में लगाना पड़ता है। बाकी जावास्क्रिप्ट के साथ आपका कोई ये लेन देन नहीं है, जो आपका फॉर्म टैग है ना उसके साथ लगा लो तो आप भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आईडी दे दो, नेम, फर्स्ट इनपुट चाहिए हमें नेम के लिए, तो आईडी इसको नेम प्लेस होल्डर और इसमें हम कर देंगे इंटर नेम और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सेकंड में हमें चाहिए ईमेल, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ईमेल और प्लेस होल्डर के अंदर कर दूंगा इंटर ईमेल। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो भी हम कर देंगे ईमेल। फिर हमें जो थर्ड वाली है वो चाहिए नंबर्स, इसके अंदर हमें रोल नंबर लिखना है, तो इसकी टाइप हम कर देंगे नंबर्स और आईडी इसकी कर देंगे हम रोल नंबर्स और प्लेस होल्डर के अंदर भी हम कर देंगे रोल नंबर्स। और लास्ट इसके एंड पे हमें एक बटन चाहिए, यहाँ पे बटन, और इसके अंदर आप देखेंगे ऐड डाटा। अब इसको भी आप यहाँ पे आईडी लगा दो, इसको आप ऐड अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पे आईडी इसको लगा दी, सेव किया। और अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक ये फॉर्म बन गया। अब इसको आप थोड़ा सा स्टाइल करना चाहो तो कर सकते हो। स्टाइलिंग मैंने इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं रखी हुई, तो मैं ना मेरे पास ऑलरेडी जो मौजूद है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर स्टाइल हम करने लगे ना तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल सी आपको सोर्स कोड में अवेलेबल होगी, तो यहाँ से इसका मैं कोर्स जो कोड है वो सारा कॉपी कर लेता हूँ स्टाइलिंग का। बिल्कुल सिंपल सी है, आपको भी मैं समझा देता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइप के अंदर है, तो हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, इसको हम पेस्ट कर देंगे और इस फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे। यहाँ पे हम लिंक किया यहाँ पे, और अगर इसको आपको चेक करवाऊँ तो ये आपके पास फॉर्म थोड़ा सा स्टाइल हो गया। सिंपली क्या है इसके अंदर कि हमने
ये जो बॉडी टैग है उसको फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है जो कि वर्क नहीं कर रही क्योंकि उसको मैंने इंपोर्ट नहीं की। फार्म का टैग लगाया, इसको विड्थ कर दी 300 पिक्सल, मार्जिन इसको 0 और ऑटो कर दिया। फार्म टैग नहीं, हमने जिस डिव को क्लास लगाई है फार्म, उसको हमने स्टाइल किया। फिर फार्म के अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं उनका डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, ताकि वो फुल विड्थ कंटेन कर सके और उसके ऊपर जितनी भी हम डिव के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं वो सारे करवा सके। फिर हमने उसको ये थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी। फिर इसके नीचे जो हमारे पास बटन का टैग आ रहा है तो इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया। फिर इसके होवर के ऊपर ये थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। फिर अपडेट बटन और ये शो, और ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये नीचे टेबल को भी मैंने स्टाइल किया हुआ है, ये भी बिल्कुल बेसिक सी CSS है, साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया, अभी हमारे पास फॉर्म बन गया। अब आपने आ जाना है अपने script.js के अंदर, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल कोड है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमने अपनी सारी जो कोडिंग है वो करनी है। अब ये कोड को आप यहाँ पे हटा दो। सबसे पहले जब भी आपने डाटाबेस के साथ काम करना ना, डाटाबेस को आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे db इज इक्वल टू गेट डाटाबेस। अब गेट डाटाबेस ये फंक्शन जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया ये वाला, आपने इसको नीचे कॉल करना है। इसके अंदर आपने जो कन्फिग्रेशन है वो पास करनी है। कन्फिग्रेशन इसके अंदर कौन सी है, ये वाली फायरबेस कन्फिग्रेशन। आप बेशक इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और साथ में आपको इनिशियलाइज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमने इसको ऐप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूंगा, तो हमारे ये जो DB है वो लग गई। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और जो हमारे पास ऐड बटन है उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे। इसके अंदर ऐड बटन, ऐड डाटा, और यहाँ पे हम लिखें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या आप क्वेरी सिलेक्टर कर लो या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर दो। चूँकि हमने सबको ID लगाई हुई है तो मैं आपको गेट एलिमेंट बाई ID करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बटन है ऐड डाटा, इसको हम कॉपी करेंगे और script.js के अंदर इसको हमने लगा दिया। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो नोटिफिकेशन वाली डिव है उसको हमने कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड कर देना है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन अंदर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, सेम उसी तरह से, और इसके अंदर हम ID पास कर देंगे नोटिफिकेशंस वाली। ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे फंक्शन का हम नाम देंगे ऐड स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब ये जो ऐड स्टूडेंट फंक्शन है ये हम इस जो हमारे पास ऐड डाटा ना इसके क्लिक के ऊपर लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड डाटा डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। इवेंट कौन सा लगाओ, इसके ऊपर क्लिक का। जब इसके ऊपर क्लिक करो तो ये वाला हमारे पास फंक्शन चल जाए। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आपको अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करवाता हूँ। अलर्ट लगाया और यहाँ पे GG लिख के हम सेव करते हैं, और इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये फंक्शन इसके ऊपर लग गया। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो भी हम डाटा देख रहे हैं ना इनपुट्स के अंदर, हमने उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और उसको हम नाम देंगे नेम, कांस्टेंट और नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और गेट एलिमेंट बाई ID के अंदर हम ID पास कर देंगे नेम वाली। और फिर हमें चाहिए ईमेल के लिए, और फिर हमें इसके साथ हमने चूँकि वैल्यू को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू कांस्टेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नेम, और नेम के अंदर वैल्यू। अब वैल्यू हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये ID हमने लगाई हुई है इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना उसे बोलते हैं वैल्यू। तो जब आपने उस टेक्स्ट को गेट करना ना तब आपने यहाँ पे लिखना वैल्यू, कि उसके अंदर जो मैं डाटा लिख रहा हूँ उसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना वो मुझे चाहिए इस वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसको लगाना है डॉट वैल्यू, और इसके बाद आप जस्ट इसको सेमीकोलन लगा दो। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो 2 दफ़ा नीचे, और यहाँ पे आपके पास ID आ रही ईमेल, इसको आप कॉपी करो, आप सेम वेरिएबल का नाम रख दो और सेम आप यहाँ पे ID पास कर दो। फिर आपके पास ID है ये रोल नंबर वाली, सेम आप इसको कॉपी करो और सेम आप ये इसका रख दो वेरिएबल का नेम, और ये वाली ID यहाँ पे पास कर दो। अब जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हो आप पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लो। मैं यहाँ पे नेम किया और फिर मैं कर लूँगा यहाँ पे ईमेल के बाद रोल नंबर। कि जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना मुझे अपने कंसोल के अंदर चाहिए। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं BA, ईमेल के अंदर लिखता हूँ ये वाला नंबर, ईमेल के अंदर लिख देता हूँ @ और ये जो रोल नंबर इसके अंदर लिख देता हूँ 1 2, और ऐड किया तो आपके पास कंसोल के अंदर तीनों डाटा आ रहे हैं। जो आपने यहाँ पे डाटा दिया सेम आपका डाटा यहाँ पे आ गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपके इनपुट के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो। अब उस डाटा को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस वेरिएबल को यहाँ से ख़त्म कर दो। अब हमने डाटा इसके अंदर इंटर करना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे ना जब भी डाटा को इंटर करना है ना हमारे पास मेथड होता है सेट। जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं ना उसके अपने रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर रूल है कि जब भी आपने डाटा को इंटर करना है डाटाबेस के अंदर,
आपके पास मेथड होता है सेट, जो आपने इंपोर्ट करना होता है डाटाबेस से। तो आपने यहाँ से ऊपर मेथड इंपोर्ट कर लेना है सेट। अब सेम जो सेट वाला मेथड है ना, आपने इसको नीचे कॉल कर लेना है सेट, और सेट के अंदर आप इसको देते हो रेफरेंस। आप डाटा को सेट करो, सेट के बाद रेफरेंस के किस रेफरेंस के साथ आपने डाटा को सेट करना है। अब ये जो रेफरेंस वाला फंक्शन है ये भी आपने डाटाबेस से ही इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे रेफरेंस। तो आपका ऊपर रेफरेंस वाला फंक्शन भी कॉल हो गया और सेट वाला फंक्शन भी कॉल हो गया। अब दोनों का हमने नीचे कर लिया। सेट का मतलब है डाटा को इंटर करो, रेफरेंस का मतलब है कि किस रेफरेंस के अंदर कहाँ पे आपने डाटा को इंटर करना है। अब इसके अंदर आप रेफरेंस पास करोगे। रेफरेंस आप किस तरह से पास करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर डाटाबेस पास करोगे कि किस डाटाबेस के अंदर आपने इसको इंटर करना है। तो आप यहाँ पे डीबी कर देंगे। अब इस डीबी को हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इस डीबी के अंदर ये वाली ऊपर वाली सारी वेरिफिकेशंस है। अब ये वेरिफिकेशन गूगल फायरबेस की तरफ से है, उसको पता है कि आपने इसको किस डाटाबेस के साथ क्रिएट करना है। वो आपका काम नहीं है, जस्ट आपने इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो सही से लगा लेनी है। अब ये कन्फिग्रेशन के अंदर ये ऐप को हमने इंक्लूड किया। अब इस ऐप के अंदर सेम वो वाली डाटाबेस है जिसके साथ हम ऐप को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो वाली जो डाटाबेस है उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस डाटाबेस। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे देना टेबल नेम, कि आप इस डाटा को किस टेबल के साथ इंटर करना चाहते हो। तो हमने इसको करना है स्टूडेंट्स के साथ, कि स्टूडेंट्स वाला एक टेबल बन जाए। अगर आपने PHP के साथ काम किया है, MySQL के साथ काम किया है, तो आपको पता है कि जब भी हमने डाटाबेस को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो हम अलग से एक टेबल बनाते हैं। तो सेम आप वो टेबल वाला कंसेप्ट समझो कि हमने एक नेम दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर हमने वो सारा डाटा जो है वो अपना लिखना है। अब ये मान लिया स्टूडेंट्स के अंदर। इसके बाद आपने यहाँ पे ना स्लैश ये लाजमी लगानी है। अगर स्लैश नहीं लगाओगे तब ये आपका वर्क नहीं करेगा, तब सिर्फ एक यूज़र को ऐड करेगा। स्टूडेंट स्लैश मतलब इसके अंदर, इसके बाहर आपने आ जाना, इसको डाल देना प्लस। अब इसको ना हमने हर यूज़र को स्पेसिफाई भी तो करना है ना, कि हर यूज़र हमारा स्पेसिफाई हो, अलग अलग हो। तो उसको अलग करने के लिए हम उसको अलग अलग आईडीज़ देंगे। अगर ऑटो जनरेटेड आईडी रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं, वो हम टाइम स्टैम्प के साथ करते हैं। लेकिन अब मैंने चूंकि इसको अलग से आईडी नहीं दे रहा, मैं जो इसका रोल नंबर है ना वो इसकी आईडी बनाऊंगा। तो ये जो आपका रोल नंबर है आप यहाँ पे इसको पास कर दो। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट की हर जो आईडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अपने रोल नंबर के हिसाब से। फिर इससे बाहर आ जाओ। इससे बाहर आके आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, दोनों ब्रैकेट से बाहर नहीं, जहाँ पे आपका ये रेफरेंस एंड हो रहा। आप इसका रेफरेंस आ गया, रेफरेंस से बाहर आप आ जाओ और यहाँ पे कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स लगा दो। अब इसके अंदर आपने ये जो आपके पास डाटा आ रहा है ना, ये तो आपका नेम, ईमेल और रोल नंबर के अंदर है। तो आपने ये डाटा जहाँ पे स्टोर करना है ना, उनको आप क्या क्या नाम देना चाहते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा ना तो आपको पता होगा कि हम एक उसको की देते हैं और फिर उसको वैल्यू देते हैं। वैल्यू तो हमारी ये है। अब किस की के साथ, किस आइडेंटिफिकेशन के साथ आपने उन डाटा को स्टोर करना, वहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे कि वहाँ पे की बना दो नेम, नेम के अंदर आप ये नेम ऐड कर दो, और फिर वहाँ पे की बना दो ईमेल की, और ईमेल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल ईमेल के अंदर डाटा मौजूद है ना, जो हमने इनपुट से लेना वो इसके अंदर इंक्लूड कर दो। ईमेल कर दिया, अब फिर कॉमा लगाया। इसके बाद रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर भी सेम उसी तरह से यहाँ पे हम रोल नंबर को पास कर देंगे। अब आपका रोल नंबर भी इसके अंदर पास हो गया, ईमेल भी पास होगी और नेम भी पास हो गया, तीनों आपके एट्रीब्यूट्स पास हो गए। अब इससे बाहर आ जाओ। अब ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है ना, अब इस नोटिफिकेशन के इनर HTML के अंदर आप करके दिखाऊँ, इनर HTML, और इसके अंदर आप लिख दो HH लिख दो। सेव करोगे तो आपका यहाँ पे ऊपर HH ऐड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे HH नहीं ऐड करवाना है। मैं कहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन वाली डिव मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है ना, इसके इनर HTML के अंदर अगर आपका ये सारा कोड वर्क कर जाता है तो इसके इनर टेक्स्ट के अंदर आप क्या करो, ऐड कर दो एक नोटिफिकेशन के एडेड सक्सेसफुली। आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अब इसको यहाँ पे सेव किया। कोई भी डाटा देता हूँ, मैं इसको देता हूँ बाबर, ईमेल इसको मैं देता हूँ यहाँ पे ba@gmail.com, और रोल नंबर इसको मैं देता हूँ 1 करके। जैसे इसको मैं ऐड करूँगा, ऊपर हमारे पास आ गया एडेड सक्सेसफुली। और हम यहाँ पे अगर इसकी चेक करेंगे डाटाबेस, उसके अंदर सेम वो वाला डाटा भी आ गया ba@gmail.com। और मैंने वो बाबर कंप्लीट नहीं लिखा था, आप ये देख लो, मैंने बाबर लिखा था, बाबर नहीं लिखा था। तो आपका सेम डाटा वहाँ पे आ गया। अब सेम इस आईडी के साथ, इस रोल नंबर के साथ मैं अगेन ऐड करूँगा तो हमारा डाटा ऐड नहीं होगा। अब मुझे रोल नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करूँगा 2, फिर करूँगा ऐड, तो हमारा डाटा ऐड होगा। अदरवाइज हमारा डाटा ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने रोल नंबर को अलग अलग रखना है। और वैसे भी रोल नंबर के साथ अलग कर दो, फ़ोन नंबर के साथ अलग कर दो, या आप ईमेल के साथ अलग कर दो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या आईडी रखना चाहते हो। अब इसके अंदर 2 डाटा ऐड हो गए और अब इसके अंदर मैं एक तीसरा डाटा ऐड करता हूँ। यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, नेम इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे साबिर, और ईमेल से हम कर देते हैं sabir@gmail.com ऑलरेडी लगा हुआ है। रोल नंबर इसका हम कर देते हैं 3, फिर करेंगे ऐड और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास डाटा ऐड हो गया और रियल टाइम डाटा ऐड हो रहा है, कोई हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डाटा को इंसर्ट करना आ गया कि किस तरह से आपने डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है यूजिंग रियल टाइम डाटाबेस और जावास्क्रिप्ट।